सरकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। सरकार के 9 साल हुए हैं और हम समझ रहे थे कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शपथ ली, सत्ता में वो लोग आए, हरियाणा प्रदेश का विकास होगा। लेकिन इस सरकार ने आने के बाद हरियाणा प्रदेश में जो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में 10 साल में जो कार्य हुए थे, चाहे वो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में थे, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में थे, चाहे हमारे खिलाड़ियों का मामला था, चाहे टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात थी, चाहे पावर हाउस लगाए जाने की बात थी, रेलवे लाइन बनाए जाने की बात थी, नई नई यूनिवर्सिटीज़ लाए जाने की बात थी। इस सरकार ने आने के बाद मैं समझती हूँ जो पिछले टर्म में और इस टर्म में बीजेपी और जेजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जो वायदे किए थे उनको शायद इन्होंने उन पन्नों को पलटने का भी काम नहीं किया है। हमारा प्रदेश और देश जय जवान, जय किसान, जय पहलवान और जय संविधान वाला देश है। इसमें जय जवान से अगर मैं पहली बात करूं, जवानों के साथ में बहुत बड़ा एक भद्दा मजाक केंद्र की हमारी सरकार ने और साथ ही साथ में राज्य की सरकार ने करने का काम किया। हमारे जो जवान सेना की भर्ती में होते थे, देश के लिए, देश की रक्षा करने के लिए वहाँ पर जाते थे, उन वीरों के साथ मैं समझती हूँ बड़ा अन्याय किया है। हमारा ये खासतौर से जिला झज्जर है, रोहतक है, सोनीपत है, महेंद्रगढ़ है, इस क्षेत्र से हमारे बहुत सारे युवा फौज में भर्ती होने के लिए अपना जी जान लगा रहे थे। ये जो अग्निवीर की भर्ती की, इससे जो है बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट इस बात को लेकर है। और अभी हाल ही में 2 अग्निवीर जो शहीद हुए हैं, हम उनको जहां श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, साथ ही साथ में हमारी कांग्रेस पार्टी की पूरी तरह से देश भर में मांग रही, हमने धरना प्रदर्शन भी किए कि युवाओं को रेगुलर रोजगार दिया जाए, ना कि अग्निवीर के माध्यम से सेना की भर्ती को भी कॉन्ट्रैक्ट पे किया जाए। जवानों के नाम पर अगर मैं बात करूं, बेरोजगारी में हमारा हरियाणा प्रदेश जो है आज के समय में 1 नंबर का राज्य बन गया है। बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, पक्के रोजगार देने की बजाय केवल और केवल कौशल रोजगार के तहत कच्चे रोजगार सरकार दे रही है, सक्षम के तहत कच्चे रोजगार देने का काम कर रही है। और जहां पर परमानेंट या पक्के रोजगार दिए जाने की बात है, वहां पर मैं समझती हूं एचपीएससी, एसएससी की जो भर्ती है उसमें पोस्ट खाली रही है। अभी आपने देखा होगा एचपीएससी में 100 पोस्ट थी, 100 पोस्ट के अगेंस्ट इन्होंने पास ही 61 किए और 300 पास होने चाहिए थे, उसमें भी कोई भी कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट का इन्होंने नहीं किया। इससे कोर्ट में ये मामले लंबित है। पीछे जब जुडिशरी की भर्ती हुई थी उसमें भी हमारे हरियाणा के बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ और जुडिशरी की भी पोस्ट जो है सब जज की, वो भी पोस्ट खाली रह गई। जहां हमारा हरियाणा का युवा आईएएस में टॉप कर रहा है, नीट में टॉप कर रहा है, जेई में टॉप कर रहा है, हर लिहाज से हमारे जो बच्चे टॉपर्स हैं, और इस सरकार ने उन्हीं बच्चों को जो एचसीएस के प्रीलिम्स के एग्जाम हुए या मेंस एग्जाम हुए उनको पास करने का काम नहीं किया। पिछले दिनों जो भी एचपीएससी या एसएससी की भर्ती हुई हैं, अगर आप आंकड़े निकाल कर देखेंगे उसमें ज्यादातर बच्चे जो हैं वो बाहर के हैं। उनको बाहर के बच्चों को हरियाणा में हरियाणवी एक और हरियाणा एक का नारा जरूर देती है, क्योंकि नारे और नामकरण की सरकार है, नारे देती है, लेकिन हरियाणा के बच्चों के साथ बहुत बड़ा एक अन्याय हुआ है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस के राज में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जिस तरह से रेगुलर भर्ती देने का काम किया, इस समय हमारे हरियाणा के युवाओं में बहुत बड़ा एक रिजेंटमेंट है। ना उनको किसी प्रकार का बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। जो भी युवा पक्की भर्ती की मांग करते हैं उनके साथ लाठी चार्ज और डंडों के साथ और आंसू गैस के साथ उनका स्वागत किया जाता है। युवाओं ने लगातार सीईटी की भर्ती, एस्टेट की भर्ती, सीईटी को लेकर, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को लेकर कितनी जगह पर युवाओं ने जो है धरना प्रदर्शन करने का काम किया। हमने विधानसभा में भी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में इस मांग को उठाया। सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी, हर जगह पर कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया युवाओं को कि आप जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ले रहे हैं उसमें 10-10, 15-15, 20-20 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं और आप उनको पास नहीं कर रहे हैं, उनको सही रोजगार देने का काम नहीं कर रहे हैं। सरकार जो है युवाओं के साथ धोखा करने का काम कर रही है। रेगुलर जॉब देने की बजाय केवल और केवल कॉन्ट्रैक्ट पे, और इस कॉन्ट्रैक्ट में भी हरियाणा कौशल रोजगार में ये सरकार कहती है कि पर्ची खर्ची या भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि एचपीएससी के दफ्तर में अटैची के साथ इनके अधिकारी
खिलाड़ी पाए जाते हैं। HKRM के जो अधिकारी हैं उनकी अभी हाल ही में गिरफ्तारी हुई है, इनके IAS ऑफिसर्स की जो है वो गिरफ्तारी हुई है। तो आज के समय में विशेष तौर से हमारे जवानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय इस सरकार में हुआ है। हम जय जवान जय किसान की बात करते हैं। किसान हमारा अन्नदाता 3 काले कृषि कानूनों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन करता रहा। इस 9 साल के राज्य में हमारा हरियाणा जो है हमारा कृषि प्रधान देश है, आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी है। हम लोगों का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो खेती, हर दलित मजदूर जो हमारे इस पर खेती पर जो डिपेंड करते हैं उससे ही हमारा जो इकोनॉमिक आर्थिक तौर पर हम लोग सशक्त होते हैं। लेकिन 3 काले कृषि कानून आए जिससे कि लगातार उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर्स पर चारों तरफ धरना प्रदर्शन किया। और ये 9 साल की उपलब्धियां गिनवाने वाली वही सरकार है कि मुख्यमंत्री के आदेश पर किसानों के सर फोड़ने के आदेश दिए गए, किसानों के सर फोड़े गए, जगह जगह पर उनके ऊपर हमला करवाया गया। जो बैरिकेड्स चाइना बॉर्डर पर लगने चाहिए थे, जो बैरिकेड पाकिस्तान बॉर्डर पर लगने चाहिए थे, वो बैरिकेड, कीले, कटीली तारे जो हैं वो जहां पर हमारा किसान प्रदर्शन कर रहा था वहां पर उन्होंने जो है लगाने का काम किया। किसानों की क्या मांग थी? वो नहीं चाहते कि प्राइवेटाइजेशन हो, वो नहीं चाहते कि बीजेपी अपने दोस्तों को अमीर बनाए और किसानों को गरीब बनाए। उनकी मांग थी एमएसपी की मांग थी। एमएसपी की मांग को लेकर हमने हरियाणा के विधानसभा में भी प्राइवेट बिल हम लोग लेकर आए जिसको सरकार ने नहीं माना। और आज आप सबके माध्यम से 750 से ज्यादा जो किसान हमारे शहीद हुए, हम उनको नमन करते हैं। हमारी सरकार आएगी तो उनको शहीदी का दर्जा दिया जाएगा। सरकार ने 3 काले कृषि कानून वापस नहीं लिए, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लंबित भी था। उसके बावजूद केवल और केवल राजनीतिक लाभ के लिए, क्योंकि कुछ राज्यों में चुनाव थे, देश के प्रधानमंत्री ने आकर क्षमा याचना करते हुए ये कानून वापस लेने का काम किया। और आज भी मैं समझती हूँ हमारा हरियाणा है, पंजाब है, यूपी है, इसमें हमारे जो मार्केटिंग बोर्ड है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, जिससे कि जो शुल्क आता है, मंडियां भी अच्छी हैं, किसानों की जो खरीद है वो भी अच्छे ढंग से होती है और डेवलपमेंट के कार्य भी होते हैं, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। इस सरकार ने, पोर्टल की सरकार ने लोगों से सीधा संवाद करने की बजाय पोर्टल के माध्यम से कार्य करना शुरू किया। हमारे किसान जो है आज मंडियों में आपने हालत देखी होगी, क्या बाजरे की हालत हुई, क्या धान की हालत हुई, क्या गेहूं हमारा है, मंडियों में हमारा अनाज जो है वो पिट गया। मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना के तहत इन्होंने एक जो पोर्टल बनाया, जो केवल मात्र रजिस्टर्ड पोर्टल थे, उनकी फसल खरीदने का वायदा किया और जबकि 72 घंटे में पेमेंट का जो वायदा था इनका पूरी तरह से वो झूठा साबित हुआ। किसानों को, अन्नदाता को उनकी फीस का पैसा, उनकी जो लागत थी वो भी नहीं मिला। ऊपर से ओलावृष्टि हुई, बारिश हुई, बाढ़ आई, उसके बाद इसका भी एक पोर्टल, क्षतिपूर्ति पोर्टल बना दिया गया। और मैं बिल्कुल कह सकती हूँ हमारे क्षेत्र के साथ, झज्जर के साथ पूरी तरह से भेदभाव किया। ये जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है ये नहीं चले और किसानों को उसका मुआवजा नहीं दिया। हमारे क्षेत्र में जहां पर 70 से 80% का खराबा था वहां पर भी इन्होंने 25% से नीचे दिखाया, जिसका मामला हमने हरियाणा की विधानसभा में उठाने का काम किया। तो मैं समझती हूँ ये जो सरकार है, पोर्टल पे पोर्टल, पोर्टल पे पोर्टल, हम लोग कोई ई गवर्नेंस के खिलाफ नहीं है, लेकिन इनके पोर्टल जो है चले नहीं और हमारे किसान अन्नदाता को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। फसलों के दाम इनके मिले नहीं। कह रहे थे कि इस नया जो कानून लेकर आए हैं उससे आप किसी भी मंडी में बेचें, किसी भी जिले में बेचें, किसी भी राज्य में बेचें या कहीं भी जाएं, चाहे आप जाकर कन्याकुमारी में बेच दें। लेकिन हालत ये हुई है जो किसान हमारा मंडियों में लेकर आया उसका फसल जो यहाँ पर थी उसकी लिफ्टिंग नहीं हुई, पड़ा हुआ जो हमारा अनाज था वो भी खराब हुआ। आज के समय में आड़ती भी परेशान है, किसान भी परेशान है और मजदूर भी परेशान है। तो जय जवान जय किसान। और फिर मैं बात करूंगी जय पहलवानों की। हमारे आज सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगी हमारे सभी खिलाड़ियों को जो कि एशियन मेडल लेकर यहाँ पर जीत कर आए हैं। और अभी पैरा एशियन के भी जो खेल चल रहे हैं उसमें भी हमारे खिलाड़ियों ने हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन करने का काम किया है, देश के तिरंगे को ऊपर ले जाने का और लहराने का काम किया है। सभी खिलाड़ियों को हम अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। सभी खिलाड़ी याद कर रहे हैं कांग्रेस के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज को, जिसमें उन्होंने कहा था पदक लाओ और पद पाओ की नीति के तहत जो भी हमारा खिलाड़ी
गोल्ड मेडल ओलंपिक में, एशियन गेम्स में लेकर आएगा, हम उनको डीएसपी लगाने का काम करेंगे। हमने हमारी कांग्रेस की सरकार के समय में डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर लगाने का काम किया। जो बच्चे एवरेस्ट पर चढ़े हमने उनको डीएसपी लगाने का काम किया। आज ही मैं मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट पढ़ रही थी कि वो डीएसपी या इंस्पेक्टर नहीं लगाएंगे, एचपीएससी के माध्यम से रोजगार देने की बात कर रहे हैं। ग्रुप डी तक में भी हमारे खिलाड़ियों को रोजगार नहीं दिया। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनाई थी साक्षी मलिक। ब्रांड एम्बेसडर के साथ क्या बर्ताव हुआ है, हमारे खिलाड़ी पहलवान, यौन शोषण का जो अपराध उनके साथ बीजेपी के सांसद बृजभूषण द्वारा किया गया। हमारी बहन बेटियां सारी की सारी जंतर मंतर पर धरना देती रहीं और हमारे मुख्यमंत्री की कोई फर्क नहीं पड़ा। मन की बात करने वाले देश के प्रधानमंत्री को फर्क नहीं पड़ा। ये वही बेटियां हैं जिनको देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे ये हमारी बेटियां हैं। ये वही बेटियां हैं जिन्होंने हरियाणा में बेटियों की संख्या कम होने के बावजूद देश के तिरंगे को लहराकर मेडल लाने का काम किया। कोर्ट में जाना पड़ा इनको एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। तो बहन बेटियों के साथ, पहलवानों के साथ, खिलाड़ियों के साथ जो अन्याय हुआ है, उससे हमारे जो हरियाणा में नर्सरी में जो बच्चे, अखाड़ों में जो बच्चे, स्कूलों में जो बच्चे खेलों के प्रति जिनका रुझान था, जो तैयारियां कर रहे थे, उनका जो है मनोबल बहुत ज्यादा गिरा। और आज भी जो हमारे खिलाड़ी जो इस समय मेडल लेकर आए हैं, आपने देखा होगा उनका रुझान यूपी की तरफ, दूसरे राज्यों की तरफ जा रहा है, क्योंकि हरियाणा में उनको कोई उम्मीद की किरण लगती नहीं है कि जिससे उनको रोजगार के कोई साधन मिल सके। अब मैं अगर बात करूं संविधान की, इस समय जो है इस सरकार ने संविधान की धज्जियों को पूरी तरह से उड़ाने का काम किया है। संविधान के तहत जो भी सरकारी संस्थान हैं उनका दुरुपयोग करने का काम किया है। आज हमें सोचना होगा, बेरोजगारी में हमारा जो है इस समय हम लोग 1 नंबर पर आ गए हैं। हमें ये सोचना होगा कि हम लोग किस प्रकार से प्रदेश की तरक्की करने वाला हमारा प्रदेश, ये कहा गया था कि जिस समय हमारे हरियाणा में ये सरकार बनी थी, उन्होंने कहा था कि बीजेपी और जेजेपी मिलकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम फिक्स करेंगे। आज तक उसकी कोई मीटिंग हुई नहीं, कोई भी सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ। किसानों पर अत्याचार हुआ, खिलाड़ियों पर हुआ, बहन बेटियों के अत्याचार हुआ। जो हमारे कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, ये कहा गया था कि हम उनको पंजाब के हिसाब से जो है स्केल देंगे, पंजाब सरकार के हिसाब से स्केल, उनको वो स्केल नहीं दिया गया। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, चाहे वो राजस्थान की बात है, चाहे छत्तीसगढ़ की बात है, अभी हिमाचल में चुनाव हुए, सब जगह पर हमने पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम किया। आज हमारे हरियाणा के कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर वो लोग इस बात की मांग उठा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने पूरी तरह से उनको समर्थन देने का काम किया है कि जब कांग्रेस पार्टी की 2024 में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में ये सरकार बनेगी, हम लोग जो है एनपीएस को खत्म करके पुरानी पेंशन को बहाल करके कर्मचारियों को ये तोहफा देने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ हमारे, मैं शिक्षा की अगर बात करूं, 5000 से ज्यादा स्कूल इस सरकार ने बंद करने का काम किया। मॉडल संस्कृति स्कूल केवल और केवल नामकरण करने की ये सरकार है। इन्होंने कहा कि हम मॉडल संस्कृति स्कूल खोलेंगे। मैं इनसे पूछना चाहती हूं, एक भी भर्ती मॉडल संस्कृति स्कूलों में इन्होंने नहीं की। हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम सीबीएसई एफिलेटेड ये स्कूल कर दिए गए। वही टीचर्स जो हिंदी में पढ़ाते थे, वही टीचरों को इन्होंने जो है इंग्लिश में पढ़ाने के लिए भेज दिया और भिवानी बोर्ड से स्कूलों का डिसएफिलिएशन करके सीबीएसई से करने का इन्होंने काम किया है। इसका मतलब जो हमारे हरियाणा का भिवानी बोर्ड है, उस पर इस सरकार को कतई भी विश्वास इस समय नहीं है। प्लेवे स्कूल इन्होंने कहा कि हम 4000 प्लेवे स्कूल खोलेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। और पहले राइट टू एजुकेशन एक्ट जब आया था, 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने का काम हमने इस कानून के आने से पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 23 लाख बच्चों को स्टाइफंड स्कॉलरशिप स्कूल में देने का काम किया था। अंबेडकर मेधावी छात्र योजना स्कूल में बच्चों को देने का काम किया था। राजीव गांधी मेरिटोरियस स्कूल हमने देने का काम किया था। इन्होंने सबको
जो है 180 के स्लैब में लाकर उन बच्चों की इस स्कीम को बंद करने का काम किया है। आज लाखों युवा ऐसे हैं जिनको की जो हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, उनके आंकड़े हमारे पास हैं जिनको की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाती थी, जिससे कि वो आगे अच्छे ढंग से अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। पहले हमारी सरकार के समय में शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट इस चीज को मॉनिटर करता था। इन्होंने अब एजुकेशन, हेल्थ और अलग से उनको देने का काम किया। चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करूं, हमें बहुत से लोग मिले हैं, चाहे एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन की बात करूं, 2018, 19, 20, 21 और 21-22 और 22-23 आ गया। बहुत सारे युवाओं को, क्योंकि पोर्टल पे इनका अच्छे ढंग से अपलोड नहीं हो रहा, उनको स्कॉलरशिप नहीं दी, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं अपने बीच में शिक्षा छोड़कर इस समय चले गए हैं। हमने हमारे समय में आरोही मॉडल स्कूल बनाए थे, जो कि हमारे प्रदेश में एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक जो हैं 36 मॉडल स्कूल बनाए थे। इस सरकार ने आने के बाद एक भी मॉडल स्कूल नहीं बनाया, और जो टीचर मेरिट के आधार पर भर्ती किए गए थे, इन्होंने आज तक ना वो रेगुलर किए, ना ही उनकी कोई भर्ती की, जबकि वो हमारे नेशनल लेवल पर पूरी तरह से टॉपर्स इस समय आ रहे हैं। हमने हमारे समय में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई, एक डिफेंस यूनिवर्सिटी बनाई, IIM रोहतक बनाया, IIT बनाई। IIT का एक्सटेंशन सेंटर हम एक सोनीपत में लेकर आए, एक हम लोग यहाँ पर बाड़सा झज्जर में लेकर आए। इन्होंने उस पर भी कोई भी कार्य करने का काम नहीं किया। एम्स बाड़सा में लेकर आए, उसके साथ साथ में सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने बहुत ही अपने प्रयासों के साथ 14 इंस्टीट्यूट यहां पर लेकर आए थे। हमारे समय में सरकार ने नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, जो हमने जिसकी शुरुआत की थी, केवल मात्र उसकी बिल्डिंग बनी, और 11-12 इंस्टीट्यूट जो हमारे यहां पर बनने चाहिए थे, वो यहां से वो वापस चले गए हैं, जिससे कि हमारे जो है यहां पर बहुत ज्यादा रोष है। और हमने इस चीज की कमी कोरोना काल में हमने देखा किस प्रकार से ये बीजेपी की सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई। लोगों को डॉक्टर नहीं मिल पाए, उनको मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पाई। कोरोना में हाहाकार मच गया, ना दवाइयां मिली, ना ऑक्सीजन मिले, ना किसी को बेड मिले। एक पूरी तरह से लूट यहां पर रही। ये इस बात का परिणाम है कि हमारी सरकार के समय में हमने 5 सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाए। आज तक ये सरकार उन 5 मेडिकल कॉलेजेस में रेगुलर डायरेक्टर तक नहीं दे पाई, प्रोफेसर तक नहीं दे पाई, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं दे पाई। इन्होंने कहा है कि हम भी बना रहे हैं। मनेठी में एम्स की घोषणा हुई, पिछले लोकसभा के दौरान घोषणा हुई थी, आज तक भी वो एम्स जो है उसका शिलान्यास नहीं हुआ है, उसका कोई भी कार्य नहीं हुआ है। कल्पना चावला के नाम से हमने करनाल में मेडिकल कॉलेज बनाया था, और हमने ये चाहा कि कल्पना चावला के नाम से जो मेडिकल कॉलेज बनाया था उसका नामकरण बदलते हुए इन्होंने दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से यूनिवर्सिटी की जो घोषणा की, नामकरण एक ऐसी बेटी जिन्होंने प्रदेश का, देश का नाम पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने का काम किया, वो उसके नाम को भी इन्होंने बदलने का काम किया। आज ही मैं अखबार में पढ़ रही थी, श्री कृष्ण आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी जो कि कुरुक्षेत्र में बनाई जानी थी, उसके नाम को बदलकर श्री कृष्णा उसके आगे से हटा दिया गया। उस चीज को लेकर भी बहुत ज्यादा लोगों में रिजेंटमेंट है। हमारी सरकार के समय में जो आज ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इंटीग्रेटेड कोर्सेज लेकर आ रहे हैं कि 10+2+3 की 10th के बाद BA, BCom, BSc प्लस BEd लेकर आएंगे। हमने हमारी सरकार में 2013 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने प्रारंभ इंस्टीट्यूट, स्टेट में हमारा पहला इंस्टीट्यूट था, जो कि हमने 16 करोड़ की राशि और यहाँ पर ये क्लासेस स्टार्ट करने का काम किया था। इन्होंने यहाँ पर RSS की शाखा लगाने का काम किया, उसको बंद कर दिया। केवल मात्र 105 सीटें थी। जो नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट हमारा ये बना था, उसमें कोई भी सीट बढ़ाने का काम नहीं किया, रेगुलर टीचर लगाने का काम नहीं किया, इस इंस्टीट्यूट को खत्म करने का काम किया। इस मामले को लगातार 6-7 साल से हमने विधानसभा में उठाया, मुख्यमंत्री जी से कई बार बात की। इंस्टीट्यूट को शुरू करना तो अलग बात है, उसका भी नाम बदलकर सियासतें रखने का काम किया है। ये सरकार केवल मात्र जो है नामकरण की ऐसी सरकार है। तो मैं समझती हूं कि हमें ये पूरा ध्यान देना होगा, और एक PPP के माध्यम से जो ये सरकार बार बार ये कहती है कि परिवार पहचान पत्र कंपलसरी है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है परिवार पहचान पत्र। हम पूछना चाहते हैं कि 1,80,000 रुपए की आय सीमा करके आपने 5.5 लाख से ज्यादा लोगों की बुढ़ापा पेंशन काटने का काम किया है। 25,000 से ज्यादा हमारी जो विधवा बहनें हैं उनकी आपने पेंशन काटने का काम किया है। इतने ही विकलांग हमारे जो साथी हैं उनकी पेंशन को काटने का काम किया है। परिवार पहचान पत्र आज के समय में हमारा
परमानेंट परेशानी पत्र हो गया है। सरकार हमारी बनेगी, सबसे पहले इसको खत्म करने का काम करेंगे। और हम मांग करते हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने ये मांग की है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, हमारी जो कांग्रेस पार्टी की CWC की मीटिंग हुई थी उसमें ये मांग है कि चाहे शेड्यूल कास्ट है, चाहे बैकवर्ड क्लास है, हमारा OBC है, हमारा माइनॉरिटी है, हमारी जनरल कम्युनिटी है, हमने तो क्योंकि EWS को भी जो है आरक्षण देने का काम किया था। हर एक व्यक्ति का हक है। जातीय जनगणना की मांग हम लोग हमारे प्रदेश में भी करते हैं, क्योंकि ये जो परिवार पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं उसमें जाति लिखे जाने का एक कॉलम है, तो सरकार उसका श्वेत पत्र जारी करके परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जो आपने आंकड़े इकट्ठे किए हैं, हमारी ये मांग है उनको आंकड़ों को भी आप सार्वजनिक करने का काम करें, ताकि यहां पर हर जात बिरादरी को जो है उनका पूरी तरह से प्रतिनिधित्व मिलने का काम करें। और मैं समझती हूं जो 5 मेडिकल कॉलेज हमने बनाए, हमने 5-6 पावर जो है बड़े बड़े कारखाने हमारे क्षेत्र में, झज्जर में, हमारा जो है झाड़ली में, कानपुर में लगा, इन्होंने कई जगह पर यूनिट्स को उसको बंद करने का काम किया है। हम लोग रेलवे लाइन लेकर आई, मैं पूछना चाहती हूँ 1 इंच भी रेलवे लाइन यहां पर नहीं बढ़ी। हमारे समय में मेट्रो यहां पर आई, 1 इंच भी मेट्रो यहां पर नहीं लेकर आई। मैं पूछना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो जिला झज्जर से हैं, एक भी योजना परियोजना वो गिनवा दें, आप उनसे जरूर पूछना, एक भी ऐसी योजना जो है वो यहां पर लेके आए हों। छूचक वास बाईपास का हम लोग शोर करते रहे, पूरे के पूरे प्रदेश में हमारे शहर के, हमारे गांव के सड़कों की जो बद से बदतर हालत है, पार्कों की जो बद से बदतर हालत है, गाय को कह रहे हैं कि राष्ट्रीय हम लोग जो है राष्ट्रीय माता करें। गाय हमारी माता है, हम मना नहीं करते, लेकिन आवारा पशु गायें जो है किस प्रकार से धक्का खा रहे हैं, गंदगी के ढेर लगे हुए, स्वच्छता के नाम पर जो है करोड़ों रुपए का घपला यहां पर हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे की जो है धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इनके मंत्री संदीप सिंह यौन शोषण में उनका नाम आया, झज्जर की बेटी के खिलाफ जो है किस तरह से मुख्यमंत्री ने, हमें शर्म आती है प्रदेश में कैसे मुख्यमंत्री हैं। 700 पेज की चार्जशीट दाखिल हो गई, उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं ना उनको पद से हटाया कि मैं इस्तीफा नहीं लूंगा नहीं लूंगा नहीं लूंगा। तो 9 साल में इनकी ये उपलब्धि है कि बहन बेटियों की इज्जत आबरू को ये सुरक्षित नहीं कर पाए। नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि हमारा हरियाणा प्रदेश जो है असुरक्षित राज्य की श्रेणी में इस समय आ चुका है। ना बहन बेटियां सुरक्षित हैं, ना व्यापारी सुरक्षित हैं, ना कर्मचारी सुरक्षित है। रोज रोज यहाँ पर लूटपाट हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। 9 साल में सरकार कोई ऐसी उपलब्धि नहीं बता सकती कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया हो, बुजुर्गों को 5100 पेंशन दी हो, महिलाओं को मान सम्मान दिया हो, बेटियों की संख्या बढ़ी हो, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा किया हो। केवल और केवल घोटाले और घपलों की सरकार ने 9 साल में हरियाणा प्रदेश को पीछे ले जाने का काम किया है। प्रदेश सरकार के पिछले 9 सालों की आप बात कर रहे हैं कि कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे और कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छे काम किए, उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम ले रहे हैं, खेलों का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि विकास की दशा और दिशा बदली है हरियाणा में। विकास की दशा और दिशा को बदलकर हरियाणा से बाहर भेजने का काम किया है। हमारे इतने सारे जेवर में, हमारा जो एयरपोर्ट आना था उसको जेवर में वो चला गया, हमारे यहाँ से इंस्टीट्यूट्स चले गए। बहन बेटियां जिनको हम DSP इंस्पेक्टर यहाँ पर बनाते वो दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी ढूंढ रही हैं। और उससे पहले जो है दूसरे राज्यों के खिलाड़ी जो है वो जो भी दूसरे राज्यों के खिलाड़ी थे वो हरियाणा का, वो कहते थे काश हम हरियाणा में पैदा हुए होते और हमें यहाँ पर रोजगार मिलता। यहाँ के खिलाड़ियों का मनोबल उन्होंने खत्म करने का काम किया है। जो जवान हमारे रोजगार के लिए यहाँ पर हमारे गुड़गांव में लोग आते थे, इन्होंने गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कर दिया। क्या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है? हैपनिंग हरियाणा की बात करते थे, मिस हैपनिंग के सिवाय यहाँ पर कुछ नहीं है। दिशा और दशा जिसमें हमारा हरियाणा प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था, शिक्षा में नंबर 1 था, टॉपर्स में नंबर 1 था, उसको पिछले पायदान पर ले जाने का काम किया है। मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा अनपॉपुलर चीफ मिनिस्टर ऑफ द पूरे देश में देखा जाए तो सबसे अनपॉपुलर हैं, उनको कोई नहीं जानता। हम कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री जिनके राज में टोटली एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट हुआ है, जिसमें जाट आरक्षण के दौरान हिंसा हुई, इतनी मौत हुई, बाबा राम रहीम के टाइम में कितना ज्यादा आगजनी हुई, नूह मेवात में जो है इतनी ज्यादा आगजनी हुई। दिस इज द टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें मुख्यमंत्री, इनका प्रशासन, इनके मंत्री पूरी तरह से फेल हैं। आज के समय में ये बीजेपी की सरकार केवल मात्र धर्म, जाति और बिरादरी का जहर घोल के सभी राज्यों में हरियाणा प्रदेश का माहौल
खराब करने के लिए हमेशा तुले रहते हैं। हम ये चाहते हैं हमारा ये हरियाणा शांति प्रिय प्रदेश है, 36 बिरादरी का भाईचारा इसमें है। हम चाहते हैं वही भाईचारा हमारा कायम रहे और हम लोग अच्छे ढंग से हरियाणा हमारा तरक्की करने में काम करें। मंत्री अनिल विज का बयान आता है कि भूपेंद्र हुड्डा आगे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, जेल में उनके लिए कमरा तय कर दिया गया, क्या कहें? देखिए, अनिल विज जी कौन होते हैं ये सब तय करने वाले? जनता तय करेगी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, राजनीतिक द्वेष की भावना से ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हुए राजनीतिक लोगों पर इस तरह से ये प्रहार करने का काम करते हैं। हमें जुडिशरी पर पूरी तरह से विश्वास है। हम समझते हैं जिस तरह से हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी को इन्होंने उनकी सदस्यता तक को खत्म करने का काम किया था, हमें हमारे देश की न्यायपालिका पर पूरी तरह से विश्वास है। मैं समझती हूँ हमारी भारत जोड़ो यात्रा जो हुई उससे राहुल गांधी जी की जो पॉपुलैरिटी हुई उसमें भी विज साहब पता नहीं क्या कह रहे थे। विज साहब तो कह रहे हैं मेरी चलती ही नहीं है। विज साहब तो कहते हैं कि मुझे तो होम डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है मुझे कोई पूछता ही नहीं है। विज साहब को मैंने कहते हुए सुना टीवी पर, उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की फाइलों के बारे में मुझसे ना पूछें। अच्छा होगा, अपने आप को, हमारे भाई हैं, मैं उनका सम्मान करती हूँ, अपने आप को गब्बर कहने वाले होम मिनिस्टर जो हैं ये कहते कि मुझे सीआईडी से खबर मिली थी कि नू मेवात में इस तरह के दंगे होंगे। टोटली फेल मिनिस्टर हैं, ना वो स्वास्थ्य में अच्छा कर पाए, ना ही वो होम डिपार्टमेंट में अच्छा कोई कार्य कर पा रहे हैं। इसीलिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कांग्रेस की चिंता ना करते हुए वो अपने महकमों में अच्छे ढंग से कार्य करने का काम करें। सरकार में मुख्यमंत्री जी और विज साहब के बीच में जो बताते हैं डंडा बजा रहता है, हम उम्मीद करते हैं थोड़ा सा जो समय है उसमें कुछ ना कुछ वो अच्छा करके दिखाएं। की समीक्षा की है जी सरकार की, आप समय समय पर विधानसभा में झज्जर हल्के की भी मुद्दे उठाते रहते हैं जी। आपकी उस आपत्ति की बात, क्या आपको लगता है कोई भी काम सरकार ने आपके हल्के में किया हो आपकी आपत्ति की बात? देखिए, हमने हमारा पूरा प्रयास किया, कि हमारे क्षेत्र में जो रोड्स की बड़ी बुरी हालत है जिसकी वजह से जो हेवली लोडेड यहाँ पर ट्रॉले चलते हैं, मैंने आंकड़ों के साथ कहा इतने ज़्यादा एक्सीडेंट हो गए हैं, सरकार की कान पर कोई जू नहीं रेंगती है। हमने पूरा प्रयास किया रोड्स के लिए, पार्कों के लिए गलत स्टेटमेंट देते हैं, हमने इसको एश्योरेंस कमेटी पे भी ले जाने का काम किया। आपने देखा होगा यहाँ के जेजेपी के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, हमने फोटो के साथ ये दिखाने का उनको प्रयास किया कि हमारे हरियाणा में, हमारे झज्जर के क्षेत्र में सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं। और उन्होंने कहा कि आप रॉन्ग स्टेटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस दे रहे हैं। और उन्होंने जब मुझे ये कहा कि आप कैमरों में गड्ढे घुसाकर फोटो खींच कर लाए हैं, मैंने बिल्कुल कहा कि हाँ, कैमरे हम लोग गड्ढों में घुसाकर सड़कें ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी ये सरकार पूरी तरह से नाकामयाब है। हमने चाहे सड़कों की बात उठाई, हमने पार्कों के लिए, मैं प्रिविलेज मोशन लेकर आ रही हूं लोकल बॉडीज मिनिस्टर के खिलाफ, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के खिलाफ। उन्होंने कहा कि हमने राशि जारी कर दी है, 134 करोड़ की राशि चोचकवाद से लेकर खेड़ा थ्रू कर दी है, 58 करोड़ की राशि, 68 करोड़ की राशि हमने सालावाद से लेकर वहां तक कर दी है, 100 करोड़ हमने यहां कर दिया है। और जो 25 करोड़ विधायकों को दिया गया था, जो शहर की बद से बदतर हालत थी, वो हमने हमारी विधायक निधि के तहत, जो हमारा विधायकों का हक है, जो हमने शोर मचाया, उससे केवल मात्र कारपेटिंग करने का काम ये जो आज कर रहे हैं। हमने प्राइवेट मेंबर बिल में लेकर आई जिसमें कि हमारे बेसहारा आवारा पशु, हमारी जो गायें हैं, दूसरे पशु हैं, बंदर हैं, उनकी वजह से जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, हमने आंकड़े रखे कि ये कूड़े के ढेर पर गाय जो है मुंह मारती है और आवारा पशु। मुख्यमंत्री जी ने खड़े होकर कहा कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, गाय हमारी माता है, इसको आवारा ना कहें। इन आवारा बेसहारा पशुओं के लिए हमने पूरे 1.5 घंटे तक इस पर बहस करने का काम किया, लेकिन आज भी इनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारी गौशालाओं में आपने देखा होगा लंपी की जो बीमारी गांव में फैली, उसमें भी इन्होंने कोई भी कार्य करने का काम नहीं किया। भ्रष्टाचार, स्कीम्स आई, पैसा आया है, नगर परिषद झज्जर पूरी तरह से भ्रष्टाचार हमारे बीजेपी के अध्यक्ष के संरक्षण में यहां पर पूरी तरह से पल रहा है। हमने जो मांग की, हमने हमारा प्रयास किया, कई जगह पर हमने स्कूल की बिल्डिंग्स बनवाने का काम किया, जेएलएन से हमने खेड़ी कुमार खातीवास तालाब में पानी जो लाने का है वो हमने पूरा प्रयास किया। बिंडावास की सीपेज की वजह से कई गांवों की भूमि जो हमारी खराब हो रही थी, हमने विधानसभा की पिटीशन कमेटी में उसको लगातार 3.5 साल तक चलाने के बाद कुछ सरकार ने सुध ली है,
वो तो हम लोगों का प्रयास रहता है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, प्रदेश के मुख्यमंत्री खट्टर साहब आते हैं झज्जर में, मातरेल में जलसा कर जाते हैं, झज्जर में जलसा कर जाते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आते हैं, बीजेपी के अध्यक्ष बड़ी बड़ी बात करते हैं। एक भी योजना, एक भी परियोजना, एक इंच एक काम, रोजगार, हमने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज यहां पर लगाने का काम किया था हमारे क्षेत्र में। हमने उनसे कहा कि ये बड़ी बड़ी हमारे थर्मल पावर प्लांट्स लगे हैं, हमारे सीमेंट के कारखाने लगे हैं, वहां पर नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स होते हैं, आप उसको 4 लेन का काम करें। उन्होंने सिवाय जो सड़कें भारत सरकार ने टोल लगा रखे हैं, केवल और केवल वो सड़कें जहां पर लोगों की जेब को खाली करने का काम किया जाता है, केवल और केवल उसको सुधारने का काम किया है। मैं समझती हूं क्योंकि हम लोग यहां से चारों के चारों कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के सहयोग से हम लोग एक बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र के साथ पूरी तरह से भेदभाव करने का हमने काम किया है। जो आश्वासन हमें विधानसभा के पटल पर दिए जाते हैं, सरकार उनको पूरा नहीं कर रही है। उन्हीं आश्वासनों के खिलाफ हमने माननीय स्पीकर महोदय से बात की है और उन्होंने कहा कि 25-25 लाख हमने जो शहर के हमारे जो पार्क हैं उनको हमने देने का काम किया। हमने ये मामला उठाया कि शहर का हमारा जो पंडित श्रीराम पार्क है उसको जो है तहस नहस करने का काम किया है। इन्होंने आम जनमानस की छोड़ो, इन्होंने तो स्वतंत्रता सेनानियों तक को भी छोड़ने का काम नहीं किया। राव मंगली राम जी का पार्क वहां पर था, लगातार कितने मर्डर वहां पर हुए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर हुई। उनके स्टैचू के ऊपर जो है वो ट्री गार्ड डालने का काम किया। सरकार की सेहत पर फर्क नहीं पड़ता, आते हैं केवल प्रचार प्रसार भाषण और इस तरह से देकर चले जाते हैं। मैं समझती हूँ ये सरकार पूरी तरह से फेल है। जो कि अश्योरेंस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो दिए जाते हैं या इनके घोषणा पत्र में जो घोषणाएं शामिल हैं उनको भी ये सरकार पूरी तरह से करने का काम इस समय नहीं कर रही है। हमने 100 गज के प्लॉट 3,84,000 प्लॉट देने का काम किया था। इस सरकार ने 1 इंच भी प्लॉट किसी को देने का काम नहीं किया, उल्टा जो रोजगार दिए हैं उनको छीनने का काम कर रही है। अभी मैं कहना चाहूंगी, इन्होंने कहा जी कि हमने अवैध कॉलोनियों को वैध करने का काम किया है। प्रॉपर्टी टैक्स लेंगे, क्या डेवलपमेंट के नाम पर लोगों की जेब को काटने का काम करेंगे? क्या फायदा ऐसा है जो देने का काम किया है? क्या स्वच्छ पेयजल की सुविधा करेंगे? क्या उनको बिजली कनेक्शन देंगे? क्या पार्क इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम करेंगे? केवल जाते जाते इन्होंने सरपंचों के साथ क्या किया? सरपंचों की पावर्स को स्नैच करने का काम किया, जो कि चुनी हुई सरकार है। नगर परिषद के, नगर पालिका के चेयरमैन, कॉर्पोरेशन के चेयरमैन या मेयर हैं, उनकी पावर्स को इन्होंने खत्म करने का काम किया। आज के समय में मैं समझती हूँ चाहे नंबरदार चले जाएं, चाहे सरपंच चले जाएं, चाहे नगर परिषद के चेयरमैन चले जाएं, पहली बार हुआ है चुने हुए नुमाइंदों को ये सरकार चोर कहने का काम करती है और उनके साथ मान सम्मान देने की बजाय उनकी पावर्स को खत्म करने का काम कर रही है। केंद्र की सरकार भी और राज्य की सरकार भी पूरी तरह से फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म करते हुए, डिसेंट्रलाइजेशन को खत्म करते हुए केवल और केवल 24 घंटे मुख्यमंत्री जी पेड न्यूज के माध्यम से मीडिया में केवल और केवल अकेले नजर आते हैं। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की जा रही है। आज के समय में मैं समझती हूँ बीजेपी के चाहे वो मंत्री हैं, चाहे वो विधायक हैं, इनके मुखर होकर सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। बहन जी, जहां तक आपने अग्निवीर की बात की, वैसे सरकार जो है अग्निवीर को आम सैनिकों को बराबर का मानती थी, लेकिन जो शहीद होने के बाद उनको शहीदों का दर्जा नहीं देते, उसके बारे में क्या कहते हो? देखिए, हमने पहले ही बताया था जो अग्निवीर की भर्ती है, हम लोग इसके पूरी तरह से खिलाफ है। अग्निवीर की भर्ती से हमारे युवाओं का मनोबल टूटा है। एक 17 साल का बच्चा हमारा जो भर्ती हो जाता है, 21-22 साल की उम्र में रिटायर होके आ जाता है और अगर इस दौरान उसकी शहादत हो जाती है तो किस प्रकार से अपमान करते हुए एम्बुलेंस से केवल और केवल डेड बॉडी यहाँ पर जो है उसकी पहुंचा दी जाती है। हम इस चीज़ के जो ये अग्निवीर की भर्ती है, हम पूरी तरह से इसके खिलाफ है। हम चाहते हैं उनको पूरा मान सम्मान और ये रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। सरकार की उपलब्धियों की बात कही थी, यहाँ झज्जर की हम बात करें तो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ये दावा करते हैं कि हम यहाँ पे एक्सीलेंस सेंटर लेके आए हैं, फ्लावर का एक रीजनल सेंटर लेके आए हैं, बागवानी का। तो वहाँ हम जाके देखते हैं तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता, उसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इनको तो सड़कें भी सारी अच्छी लगती हैं, रेस्ट हाउस में आते हैं वो भी अच्छा लगता है। बुरी तरह से बदहाली है यहाँ पर। हमारे जो महापुरुषों के स्टैचू लगे हुए हैं उनको तोड़ दिया जाता है, उनकी सेहत पर वहाँ भी फर्क नहीं पड़ता। देखिए, बीजेपी के अध्यक्ष तो ये कहते हैं मेरी चलती ही नहीं। मैंने उनको सुना है कई मंचों से कि मेरी चलती ही नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि वो गिनवाएं, इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये गिनवाएं कि यहाँ पर झज्जर में
उन्होंने क्या क्या ऐसे कार्य हैं। हमारे समय में हम तो कह रहे हैं थर्मल पावर प्लांट लेकर आए, इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज लेकर आए, कितना ज़्यादा, चाहे बादली की बात करें, बेरी बहादुर, कितने सारे हम लोग यहाँ पर 4 कॉलेज लेकर आए, 4 ITIs लेकर आए, यहाँ पर IIT का एक्सटेंशन सेंटर लेकर आए, हम लोग एम्स यहाँ पर लेकर आए, हम लोगों ने यहाँ पर कितने सारे पॉलिटेक्निक लेकर आए, हम इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पर लेकर आए, और बड़े से बड़ी आगे आने वाले समय में जो हमने हमारे समय में जो है पंडित भगवत दयाल शर्मा जी के नाम से जो है मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाए जाने का काम किया। यहाँ पर एक भी ऐसा इंस्टीट्यूट वो बताएं कि उनके क्षेत्र में हरियाणा में हमारे 5000 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए गए, एक भी स्कूल नया खोलने का काम नहीं किया, टीचर्स की रेगुलर भर्ती करने की बजाय बंद कर दी गई। आप उनसे जरूर पूछें कि डाइट जो हमने खोले थे 22 के 22 जिलों में, आज हमारा जो माचटौली में डाइट खोला था वो भी 22 के 22 जिलों में हमारा जो है वो डाइट बंद हो गया है। 2-2.5 लाख बच्चे एस्टेट युवा जो है हमारे पास होके फिर रहे हैं खून से। वो पत्र प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री जी को लिख चुके हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमें तो JBT की आवश्यकता ही नहीं है। लाखों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, भर्तियां कर नहीं रहे, केवल और केवल पर्ची खर्ची और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर यहाँ पर है। घोटाले घपले की पूरी तरह से ये सरकार है। अपने परिवार पहचान पत्र की बात की कि आप कांग्रेस सरकार आने पर बंद कर दिया जाएगा, आप उनकी फिर दूसरी शब्द जातिगत जो जनगणना है आप उसकी बात कर रहे थे कि वो श्वेत पत्र जारी करें, क्या आपको आंकड़ों पर विश्वास है या उसकी नहीं? देखिए, परिवार पहचान पत्र के पहली बात तो इसकी ऑथेंटिसिटी पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। विधानसभा में जब ये बिल लेकर आए थे, सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच की अथॉरिटी है, इवन आधार को भी उन्होंने कहा है कि बहुत सारी चीजों में आधार जो है वो कंपलसरी नहीं है। धक्का कर रही है ये सरकार, परिवार पहचान पत्र को कंपलसरी किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जो कर्मचारी नहीं बनाएंगे उनकी हम इंक्रीमेंट रोक लेंगे। बहुत सारे लोग हैं, परिवार पहचान पत्र बनाने की वजह से प्रदेश में बहुत सारे लोगों का BPL कार्ड कट गया है। 1,80,000 की सीमा की वजह से लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हमारे बच्चों को जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के तहत हम मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी, जो बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाएगा उसको सरकार 700 रुपए दे रही है, जो सरकारी स्कूल में आएगा 1,80 होगी तो उससे 500 रुपए ले रही है। तो परिवार पहचान पत्र की वजह से जो है ये तो केवल और केवल जो है डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं, और इस डाटा को हम चाहते हैं, हमारी मांग है कि उसको पूरी तरह से ये लोग सार्वजनिक करने का काम करें। मैडम, 4 उप मुख्यमंत्री की घोषणा है वो कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, कैसे देखते हैं आप इस चीज को? क्योंकि आप भी जानती हैं कोई डेमोक्रेटिक पद तो होता नहीं, उप मुख्यमंत्री 12 से या 13 मंत्रालय मेन होते हैं, तो क्या इसको कांग्रेस के लिए जो सत्ता की हासिल करने की जो छटपटाहट के तौर पर देखा जाए, और क्या शेड्यूल कास्ट से आप सबसे सीनियर हो जाते हैं, क्या आप भी इस रेस में आगे होंगे जो मुख्यमंत्री की बातें चली, और क्या इससे फायदा होगा या नुकसान होगा पार्टी को? अच्छा होगा ये प्रश्न प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी से पूछें कि आपका ये पद तो कोई है ही नहीं और आपको दिया गया है। मुख्यमंत्री जी से ये पद पूछें कि सत्ता के लालच में जो इनका अलायंस हुआ BJP और JJP का और उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया, तो क्या इस पद का कोई महत्व नहीं है? तो 5 साल तक किस तरह से वो सरकार को चलाने का दावा कर रहे हैं। प्रदेश में हमेशा से कांग्रेस पार्टी ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, जैसा कि मैंने कहा, सभी कास्टों को मान सम्मान देने का काम किया। पूरे मंत्रिमंडल में कास्ट का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व रहता है, और मैं समझती हूँ सभी को मान सम्मान दिए जाने की ये बात है। आज के समय में कई राज्यों में, चाहे यूपी में आप प्रश्न करें, आज तो मौजूदा देख लें, कहते जी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, सारे के सारे विभाग हैं। दादा गौतम भी कहते हैं कि सारे के सारे विभाग उनके पास हैं। तो आप उसी हिसाब से इसको इस परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। और हमारे यहाँ पर आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अगर कोई स्टेटमेंट दी है, बहुत ही सोच समझ करने के बाद, क्योंकि वो प्रदेश में 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, इतने बार के सांसद हैं, बहुत ही सीनियर हैं, कोई अगर उन्होंने स्टेटमेंट दी है, पिछले चुनाव की बात है, बहुत सोच समझ कर समझदारी से दी होगी। क्या आप दावा करेंगे इसके लिए? देखिए, हम तो झज्जर की जनता ने बड़े ही मान सम्मान के साथ मुझे यहाँ से विधायक बनाने का काम किया है। 4 बार की मैं विधायक हूँ। मैं समझती हूँ हमारा फर्ज जो बनता है झज्जर विधानसभा क्षेत्र और पूरे प्रदेश के आम जनमानस के जो मुद्दे हैं उनको मजबूती के साथ विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर उठाने का काम करें। झज्जर जो हमारा रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हम उम्मीद करते हैं कि हम तरक्की के मामले में हमारे झज्जर विधानसभा को प्रदेश का, देश के मानचित्र पर लाने का काम करें। मैडम, 5 राज्यों में चुनाव है, बीजेपी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए अभी टिकट दी जा रही है। देखिए, ऐसा ही बीजेपी की बौखलाहट है। मैं समझती हूँ 5 राज्यों में जो समय चुनाव होने वाले हैं, जिस प्रकार से हिमाचल का जो चुनाव हुआ था हम लोग थंपिंग मेजोरिटी के साथ जीते थे, कर्नाटक का जो चुनाव हुआ था थंपिंग मेजोरिटी के साथ हम लोग वो चुनाव जीते थे, राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार ने बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य किया है, जबकि बीजेपी में अभी तक भी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा या ऐसी कोई बात नहीं है। हम उम्मीद करते हैं
आने वाले समय में राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, हमारी सरकार रिपीट करेगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, बीजेपी ने अपनी चिर परिचित अंदाज में उस सरकार को तोड़कर बीच में बीजेपी की सरकार बनी, वहां पर भी हमारी सरकार बनेगी। तेलंगाना में थंपिंग मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मिजोरम में हम उम्मीद करते हैं हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, हम सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आपने सुना होगा उन्होंने कहा है कि हमारे घोषणा पत्र में हम वही वायदा करेंगे जो हम पूरा कर पाए, हम जुमलेबाजी नहीं करेंगे। हमें उम्मीद है देश की जनता समझ चुकी है, भाषण से नहीं, धर्म जाति बिरादरी के नहीं, विकास चाहिए, महंगाई से छुटकारा चाहिए, बेरोजगार युवाओं को रोजगार चाहिए, किसानों को अच्छे दाम चाहिए, बहन बेटियों को इज्जत आबरू सुरक्षित चाहिए। मणिपुर में जो हिंसा हुई, पूरे देश का नाम उसमें जो है मैं समझती हूँ खराब होने का काम हुआ है। आज के समय में लोग समझदार हैं, वो बहुत समझदारी से वोट करेंगे और 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और ये बौखलाहट है कि वो अपने केंद्रीय मंत्रियों को, अपने सांसदों को, विधायकों का जो टिकट दे रहे हैं, आपने देखा होगा किस प्रकार से जनता उनका काले झंडों से स्वागत कर रही है। मैडम, झज्जर के कुछ लोगों का अभी भी ये कहना है कि मैडम गीता बुक्कर के सामने कोई चेहरा नहीं है किसी भी पार्टी के लिए, तो उनके सामने चुनाव लड़ सके। आप इस सीट को अभी भी, सुरक्षित सीट को अभी भी अपने लिए सुरक्षित मानती हैं? देखिए, जब भी कोई लड़ाई होती है उसको बहुत मजबूती के साथ, तैयारी के साथ लड़ना चाहिए। मैं समझती हूँ झज्जर में हम लोगों ने अच्छे ढंग से कार्य करवाने का सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ मिलकर एक पूरा प्रयास किया है। हमने पूरा झज्जर और रोहतक लोकसभा क्षेत्र में बहुत अच्छे ढंग से कार्य किया है। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कांग्रेस राज में पूरा आशीर्वाद यहाँ पर रहा, बहुत अच्छे ढंग से विकास के कार्य हुए। और उसके साथ साथ में विपक्ष में भी हमने चाहे विधानसभा के अंदर या विधानसभा के बाहर अपने क्षेत्र की आवाज को उठाने का काम किया है। जबकि इस समय बीजेपी जेजेपी की सरकार है, पूरी तरह से जो बीजेपी के यहाँ पर नेता हैं या जिन्होंने चुनाव लड़ा है, मेरे पास पूरे आंकड़े हैं कि किस प्रकार से वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, किस प्रकार से यहाँ पर जमीनों के वो कब्जे करवा रहे हैं, किस प्रकार से नगर परिषद के चुनाव में टिकटें पैसे देकर, चाहे वो जिला परिषद की बात हो, आंकड़े हैं, कागज है मेरे पास, उन्होंने जिला परिषद के चेयरमैन बनाए जाने की बात हो, कितना पैसा लगा, नगर परिषद का चेयरमैन बनाए जाने की बात हो, किस किस ने पैसा लिया, पूरी तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार करने का काम किया। पर हम छोटे स्तर पर जाकर राजनीति नहीं करते। मैं तो समझती हूँ हमारे झज्जर विधानसभा क्षेत्र के सभी सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें और हमारे प्यारे बच्चे जो इस आशा भरी उम्मीद से देखते हैं कि आने वाले 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, अगर उनको ये लगता है कि सरकार में उनका हिस्सा पूरी तरह से सुनिश्चित होना चाहिए। हम लोगों ने भी, मैंने कोई भी अपने विधानसभा क्षेत्र का कोई गांव, शहर, गली, वार्ड नहीं छोड़ा है जिसमें हमने जाकर सुख दुख में हम उनके साथी नहीं हुए। कोई भी लड़ाई हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव की हो या हम जनमानस की लड़ाई हो, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तौर पर हम लोगों ने चाहा हमारा झज्जर तरक्की करे। और इस चुनाव को भी हम लोग बहुत ही गंभीरता के साथ 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने का प्रयास रहे। उम्मीद करते हैं झज्जर की हमारी सम्मानित जनता फिर से अपना आशीर्वाद अच्छे ढंग से देने का काम करेगी। और लोकसभा के चुनाव में भी सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को इतने विकास के कार्य करवाए। यहाँ से सांसद ये कहते थे कि रोहतक के और सोनीपत के केवल कार्य हुए, बाकी जगह कार्य नहीं हुए, करेंगे। और मैं इसके साथ साथ में कल जो है हमारे विधानसभा झज्जर में सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के जो हमारे हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चल रहे हैं, हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के जो कार्यक्रम है, भगवान वाल्मीकि जयंती का कल अवसर है। भगवान वाल्मीकि जयंती प्रकटोत्सव पर सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। शहर में भगवान वाल्मीकि जयंती का एक आयोजन किया जाएगा। उसके बाद कबलाना में हमारे एक कम्युनिटी सेंटर का शिलान्यास किया जाएगा और पब्लिक मीटिंग होगी। बधानी में भी हमारे पब्लिक मीटिंग होगी और हमारी एक बहुत बड़ी चौपाल है, उसका उद्घाटन किया जाएगा। खेड़ी आसरा है, सुरखपुर, विभिन्न गांव में हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के कार्यक्रम रहेंगे। और मैं समझती हूँ जिस प्रकार से आज के समय में लोगों का मोहभंग बीजेपी से हुआ है, कांग्रेस के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं। और इसी प्रकार से अभी 2 दिन पहले भी विजयदशमी के त्योहार पर कांग्रेस भाई दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने सभी को बधाई देने का काम करेंगे। कल के कार्यक्रम के लिए भी मैं सभी हमारे सम्मानित साथियों को, कल के जो हमारे कार्यक्रम है उनके लिए भी मैं आप सबको न्योता देने का काम करूंगी। और आप सब यहाँ पर आए, मैं आप सबका बहुत बहुत हाँ, तो हमारे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी का भी जो कार्यकाल रहा है, मैं समझती हूँ बहुत ही अच्छे ढंग से कांग्रेस ने अच्छे ढंग से कार्य किया है। और आने वाले समय में 9 साल बेमिसाल जो ये कह रहे हैं, हम इनको देखेंगे कि फील्ड में
इनके मंत्री जा नहीं पा रहे हैं, जनसंवाद हो नहीं पा रहा है। आने वाले समय में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के नेतृत्व में और हम लोग सब साथी मिलकर कांग्रेस पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे। सभी हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु यहाँ पर आए, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ।